सक्सेस स्टडी सेंटर अकबरपुर नवादा, राजू पांडे, मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। मैं बिहार बोर्ड केसी सिन्हा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन में आपको कुछ सहायता प्राप्त हो सके। मेरा चैनल है स्टडी फॉर सक्सेस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें उत्साहित करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आगे भी बनाता रहूं। सबसे पहले मैं केसी सिन्हा बुक 10th क्लास के पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, कुछ आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं। प्राकृत संख्या, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राकृत संख्या क्लास 9 में पढ़े होंगे। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए छात्रों, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं और यह संख्या गिनती में जो उपयोग होने वाली संख्या है उसको कहते हैं। ये 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनाइट तक जाती है। यह प्राकृत संख्या है। एक संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर को W से हम लोग डिनोट करते हैं। इसमें जब हम प्राकृत संख्या में, गिनती वाली संख्या में जब हम 0 लगा देते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनाइट तक जाता है, तो वैसे संख्या जो है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और तीसरा संख्या जो है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? तो इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और विथ 0 तीनों होता है। इसको जनरली हम I या फिर Z से डिनोट करते हैं। इसमें ऑल नेगेटिव नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये इन्फिनाइट तक, और इधर भी इन्फिनाइट तक जाती है। चौथा आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। आपको 10th क्लास में भी परिमेय संख्या पढ़ना है। परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर। ये आपको इंटरमीडिएट के क्लास में भी काम देगा। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। वैसा नंबर जो P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर नहीं हो, और P और Q जो है वो इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो। ये इसकी शर्त है परिमेय संख्या की। और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे जो अंश और हर में हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो। 3/5 हो गया, माइनस में या प्लस में, कोई भी हो। ये सारी संख्याएं रूट में भी हो सकती है, लेकिन रूट उसका टूट जाना चाहिए, 4 का रूट 2। ये आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग इसको हम Q डैश से डिनोट कर सकते हैं। इसमें रूट वाली संख्याएं जनरली आती है जिसको हम लोग नहीं तोड़ सके, या वैसी संख्या जिसका दशमलव के बाद जो है अनगिनत अंक हो और ये कभी भी इसका अंत नहीं हो, इन्फिनाइट तक चली जाती हो। तो ये सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। और आपको बता दें कि जो आप रियल संख्या पढ़ते हैं तो वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम विस्तार से आपको 1.1 चैप्टर जो है पढ़ावेंगे आगे। इसमें आपको मैं यूक्लिड विभाजन का थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ, और उसके बाद जो है केसी सिन्हा किताब का 1.1 चैप्टर अभी तुरंत मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि सबसे पहले वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसमें 1.1 एक्सरसाइज केसी सिन्हा का जो है
इसमें आपको पहले पढ़ना होगा यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हम लोग इसको थ्योरम भी बोलते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है 20 है, उसको हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देने पर 6 से लगाते हैं, 6 तिया 18, 2 शेष बचा, तो a जो है उसको 20 मानेंगे, ये आपका b हो गया, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा q और ये हो जाएगा आपका r। इसको हम लोग हिंदी में भाज्य भी बोलते हैं, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, r को हम लोग शेष बोलते हैं। मतलब आप ये सूत्र इस तरह से भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अगर हमको एग्जाम्पल में दिए गए 20 को निकालना हो तो b इंटू, मतलब b का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिएगा 3 है और q का वैल्यू 6 है और प्लस शेष जो है मेरा रिमाइंडर r जो है 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो छोटी है 18 और 2 ये 20। देखिए आपका दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से दो धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात करें। आप छोटे क्लास में भी इसको पढ़े होंगे, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए जैसे दो संख्या दिया हुआ है, 156 है, 504 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से जो बड़ी संख्या है, इसमें आप देख सकते हैं कौन सी बड़ी संख्या है, तो 504 है। तो आप ऐसे लिखेंगे, माना कि ए हमको हमेशा बड़ा संख्या को मानना है, a 504 मान लेते हैं, ठीक है, और b छोटी वाली संख्या जो है, छोटी वाली संख्या आपका हो गया 156, इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि भाग देते हैं, छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो देखते हैं 156 है, इधर 504 है, तो 3 से ये कट जाता है, छोटी 18, 8 हाथ में 1 रहा, 5 15, 6 हाथ में 1 रहा, 3 1 4। तो इस तरह से हम देखते हैं भाग दे करके, तो यहाँ पर आपका 8 2 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान से लिखना होगा विभाजन प्रमेय से। देखिए इसमें हम चाहें तो पूरा लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लेकिन हम विभाजन प्रमेय भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। तो विभाजन प्रमेय से वही आपका सूत्र बताए थे अभी, भाज्य बराबर भाजक, तो भाज्य आपका 504 हो गया, a बराबर b, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, ये अपना लिख देना है। इसको हम केस 1 लिख सकते हैं, हिंदी में चाहें तो आप चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि इस संख्या को आगे रखना है और इस संख्या को आप लिखेंगे केस 2। केस 2 में क्या करना है कि 36 जो हमारा जो शेष आया, उस शेष को हमको बना देना है भाजक, और मेरा जो यहाँ भाजक है वो मेरा बन जाएगा यहाँ पर भाज्य। अब इसको फिर से हम इसको भाग देंगे, तो 4 तिया 12, 3 बार में ये लग जाएगा, 6 तिया 18, हाथ में 1 रहा, 3 तिया 9 1 10, 3 4 4 4 16, सॉरी 4 बार में देखते हैं लगाकर, 24 का 4 हाथ में रहा 2, 4 3 12 13 14, 4 बार में लग जाता है। इसमें हम घटा के देखते हैं, 2 आता है, यहाँ 1 आता है। हम यहाँ पर पुनः लिखेंगे यूक्लिड, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विभाजन प्रमेय से, उतना लिखना जरूरी नहीं है।
विभाजन प्रमेयिका से, और आपको यहाँ पर बीच वाले संख्या को पहले लिखना है, इस संख्या को यहाँ लिखना है, गुना में 4 कर देना है, ये आपको इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे केस 3। केस 3 में क्या करेंगे, 12 जो है इसको इधर लिखना होगा, 36 जो है इसको भाज्य के तरफ लिखना होगा। देखिए सारा चीज़ हम वैसे ही करते आ रहे हैं, यहाँ भी यही सिस्टम था। अब यहाँ पर हम 12 में 3 से भागा देंगे, गुना करेंगे, 12 तिया 36, ये पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पुनः लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, फिर में लिख देंगे 36 12 इंटू 3, और यहाँ देखिए कुछ भी नहीं बचा, मतलब शेष क्या बचा, 0 बचा। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो लास्ट का भाजक होता है उसी को HCF बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि HCF ऑफ, इसको हम कोष्ट को ऑफ पढ़ते हैं, 156,504 इक्वल टू, आप यहाँ पर 12 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 156 और 504 का HCF को हम लोग मसा भी बोलते हैं, बराबर 12। इसमें अगर कोई समस्या आपको हो तो आप बाद में कभी भी हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत इजी है, आसान है, आप इसको एक बार देख लीजिए। मैंने आपको जो बताया ऐसे तो आसान है, लेकिन यदि आपको लगता है कि इसमें आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पुनः बता दूंगा। तो मैंने आपको 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताया। देखिए उसी तरह से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें 3 नंबर्स का दिया हुआ है HCF, और ये क्वेश्चन भी सेम है। आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बोलिएगा, मैं आपको सॉल्व करके आपको दे दूँगा, ठीक है। या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कंसल्ट कीजिएगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो भी, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उसमें सॉल्व क्वेश्चन आपको दे दूँगा। देखिए इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 3 नंबर का। तो 3 नंबर का HCF जो है उसको निकालने के लिए जो है प्रोसेस वही है, ध्यान से देखिएगा। इसमें 1.1 चैप्टर जो है इसका क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 7। तो 7 क्वेश्चन नंबर में जो है 3 नंबर दिया हुआ है, 250 हो गया, 175 हो गया और 425 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को ले सकते हैं, या तो आप इसको इसके साथ लीजिए, इसको इसके साथ लीजिए, या ये दोनों किसी भी 2 नंबर को ले लीजिए, और जिसमें आपको बड़ा नंबर दो, जैसे ये दोनों नंबर को मैं ले रहा हूँ, तो ये दोनों में जो सबसे बड़ा है 250 बड़ा है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि A जो है 250 बड़ा वाला को, और B जो है इसमें छोटा 175 है, इसको हम B मान लेते हैं। और फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, और इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, केस 1 लिखेंगे। केस 1 में छोटे वाले संख्या को हम भाजक के रूप में रखेंगे, और बड़ी वाली संख्या को हम भाज्य के रूप में रखेंगे, भाग देंगे। अब 175 को हम 250 से भाग देंगे तो 1 से ही हम इसको लगा सकते हैं। इसका जब हम माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 3 8, माने ये 7 ही हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से। हम बताए थे आपको कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, इसको लिख देना है। फिर हम यहाँ केस 2 शुरू करेंगे। इसमें हम बताए थे कि नीचे वाला जो आपका शेष होगा उसको भाजक के रूप में रखेंगे, जो भाजक होगा उसको भाज्य के रूप में रखेंगे, फिर से लगाएंगे, ये 2 बार में लगेगा। अब इसको लगाएंगे, 150 हो जाएगा, ये काट माइनस करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से आपको यहाँ लिखना होगा
विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ आपका हो जाएगा 175 भाज्य, भाजक गुने भागफल और ये शेष। अब हम 25 आपके यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको केस 3। अब जो भाज्य है जो शेष है उसको भाजक के रूप में रखेंगे, जो आपका भाजक है उसको भाज्य के रूप में रखेंगे। अब यहाँ 3 से गुना करेंगे 75, ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर आपका फिर से लिखना होगा विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका 75 बराबर 25 गुने 3 और ये पूरा 0। जब 0 आ जाए, पूरा पूरी कट जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, HCF। तो ये 2 अंक का यानी 250, 250 और 175, 250 और 175 का HCF हमारा आ गया 25, ये वाला अंतिम जो भाजक होता है। लेकिन हमको 3 अंक का निकालना है, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि जो 2 अंक का HCF होता है उसको तीसरे अंक के साथ तुलना करके, माने A जो है बड़ा देख लेंगे, 425 जाहिर है कि बड़ा होगा, और छोटा जो है B, ये दोनों का HCF को भी 1 अंक मान लेंगे और दूसरे संख्या के रूप में इसको 25 रख लेंगे और ये दोनों का HCF निकालेंगे केस 1 करके। तो इधर 25 हो जाएगा, इधर 425 हो जाएगा। जब हम इसको भाग देंगे 25 से, तो 25 एक बार में ही लगेगा, फिर हम इसका नीचे भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। फिर इसको हम भाग दे सकते हैं 25 7 बार में लग जाएगा 175 और ये पूरा पूरी जो है कैंसिल हो गया। तो इस हालत में ये 25 जो लास्ट में भाजक बचा, चूँकि यहाँ से 0 आ रहा है, तो ये लास्ट भाजक जो बचता है वही तीनों संख्याओं का HCF होगा। आप लिख सकते हैं अतः 250, 175 और 425 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या है, 25 है। इसका इस एक्सरसाइज 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन एक थ्योरम के रूप में है, प्रमेय के रूप में है। इसमें हमको दर्शाना है, दिखाना है। तो दिखाने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं वो थोड़ा पेचीदा टाइप के होते हैं, लेकिन बहुत इजी है, प्रयास कीजिए आसानी से बन जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में जो है, जैसे आपको इस तरह का प्रश्न में कभी कभी आता है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का है। तो 2q के रूप का है, यहाँ पर 2q + 2 हो सकता है, 2q + 4 हो सकता है। और मैं आपको ऐसे बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सम पूर्णांक जो है इसमें साबित करने के लिए आएगा 2q के रूप का है, 2q + 2 के रूप का है, 2q + 4 के रूप का है, और विषम वाला में आएगा तो विषम पूर्णांक जो है वो आ जाएगा आपका कि 2q + 1 है, 2q + 3 है, 2q + 5 है। मतलब यहाँ आपको जो है 1 3 5 विषम संख्या मिलेगी और यहाँ पर आपको सम संख्या मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन अलग तरीका से भी दे सकता है, जैसे सम पूर्णांक जो है इसमें आपको ऐसा करके दे देगा 6q दे देगा, 6q + 2 दे देगा, 6q + 4 दे देगा, और विषम जो है उसमें आपको 6q + 1 दे देगा, 6q + 3 दे देगा, 6q + 5 दे देगा। तो देखिए इस तरह से जो है 6 में दे या 2 में दे या 4 में दे, 8 में दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको करना क्या है कि मान लेना है। यहाँ पर मानना क्या है कि माना कि इसमें क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2q है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 2q है, तो 2q है तो b को हमेशा हमको यहाँ 2 मानेंगे। अगर यही क्वेश्चन 6q वाला रहता तो हमको b को 6 मानना होता। यही क्वेश्चन अगर 4q का साथ में रहता, 4q + 4q, 4q + 2, 4q + 4, ठीक है, तो हमको यहाँ पर b का मान 4 मानना होता। लेकिन क्वेश्चन में 2q है इसीलिए हम यहाँ पर 2 मानते हैं। और यहाँ पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हम, अच्छा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का। हम आपको बताए थे भाज्य बराबर, सूत्र बताए थे A बराबर B इंटू क्यू और प्लस R। अब यहाँ पर क्या करना है, A का वैल्यू हम जानते नहीं हैं, B का वैल्यू हम 2 दे देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गुणनफल से हमको देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भाजक 2 ही होगा, तो 2Q प्लस R। अब आपको यहाँ पर कंडीशन डालना होता है। कंडीशन कैसे डालेंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब R का वैल्यू 0 हो, जब R का वैल्यू 0 होगा तो R के जगह जब 0 रखेंगे तो A का वैल्यू 2Q प्लस 0, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है जोड़ में, तो यही हो जाएगा। इसी तरह से कंडीशन और आगे हम बढ़ाएंगे, फिर हम लिखेंगे जब R इक्वल टू 1, तो A का जो वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, तो A का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 2Q प्लस 1। इसी तरह से जब हम R का वैल्यू 2 रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा 2Q प्लस 2। इसी तरह से जब R का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा 2Q प्लस 3। इसी तरह से जब R का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा 2Q प्लस 4। तो इसी तरह से और भी आगे हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको देखिए थोड़ा ध्यान क्या देना होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2Q, आपको समझना होगा सम और विषम संख्या। आप समझिए सम संख्या और विषम संख्या। तो देखिए सम संख्या आप पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, जिसके अंतिम में 0 है, ये सारी संख्या सम में होती है। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखते क्या है कि जब हम 2Q प्लस 0, हम यहाँ देखते हैं 2Q, तो यहाँ पर 2 जो है वो एक सम संख्या है, और Q जो है, Q का जो मान है, हम यहाँ साबित जो कर रहे हैं Q का मान, तो Q का मान जो है, अगर हम कोई सम संख्या में किसी भी संख्या को गुना करें, आप देखिएगा सम में सम का गुना करें तो भी हमको जवाब में क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा, और जब हम सम संख्या में विषम का गुना करें तो भी जवाब में सम ही मिलेगा। उदाहरण स्वरूप हम क्या करते हैं कि 2 में गुना कर देते हैं हम 2 का, तो 4, तो 2 यहाँ 2, 2 दूना 4, ये भी सम है। और जबकि सम में विषम का 2 में हम 3 का गुना करेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ भी क्या बनेगा, सम ही बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 2Q, Q का वैल्यू 1 रहे या रहे 2 रहे या 3 रहे, किसी बने सम विषम कोई भी रहे, हर हालात में ये क्या होगा, सम संख्या ही होगा, माने 2Q का मान सम संख्या ही होगा। अब लेकिन और एक चीज़ और याद रखिएगा हमेशा कि जब हम सम संख्या को 1 से जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 2Q हम रखें यहाँ पर, 2Q का वैल्यू अगर मान लेते हैं हम 4 लाएं, तो 4 में जब हम 1 को जोड़ेंगे, सम में हम 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या 5 प्राप्त होगा। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि ये संख्या क्या हो रहा है, विषम हो रहा है, और यहाँ पर से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये संख्या क्या हो रहा है, सम हो रहा है। इसी तरह से सम संख्या में जब हम सम संख्या में हम यहाँ पर 2 जोड़ते हैं, 2 जो है सम संख्या है, तो सम में जब हम सम जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। आप यहाँ पर 4 मानते हैं, इसको सम संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 4 2 जोड़िएगा तो 6, इसका मतलब ये क्या प्राप्त हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है। ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप सम करके देख लीजिएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर देखते हैं 2Q प्लस 3, तो 2Q का मान कुछ भी रखें, यहाँ पर अगर मान लीजिए 4 है, 4 को हम 3 के साथ जोड़ते हैं तो सम और विषम जोड़ के क्या होता है, विषम होता है, यानी ये विषम आ रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 4 आ रहा है, 4 में 4 को जोड़ेंगे तो ये 4 4 क्या हो जाएगा, 8, मतलब कि 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 क्या है, सम संख्या आ रहा है। तो आप इस थ्योरी से जो है सम गुने सम बराबर सम, सम गुने विषम बराबर सम, इसको देख लीजिएगा। और सम में विषम जुड़ेगा तो क्या होगा, सम में सम जुड़ेगा, सम में सम जुड़ता है तो हमेशा सम होता है, और सम में विषम जुड़ता है
तो हमेशा विषम होता है। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सम है कौन विषम है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दिखाना है, तो हम दिखा चुके हैं। आप अतः करके यहाँ लिख सकते हैं कि अतः हम देख रहे हैं कौन कौन सम में आ रहा है, तो देख रहे हैं 2q सम में आ रहा है, तो अतः 2q। और कौन सम में आ रहा है 2q + 2। और कौन सम में आ रहा है 2q + 4। सम धनात्मक पूर्णांक है और 2q + 1 विषम में कौन कौन आ रहा है 2q + 1 है, 2q + 3 है। 2q + 1 2q + 3 अगर हम और आगे निकालते तो 2q + 5 भी आ जाता, लेकिन हम अभी नहीं निकाले हैं क्योंकि क्वेश्चन उतना ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिया था। तो 2q + 3 ये आपका हो गया विषम धन पूर्णांक। 3 क्वेश्चन जो है वो 2 के अनुसार ही था। यहाँ मैं आपको 4 क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए 4 क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आप SCF पढ़े होंगे। SCF का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 20 है, 20 चलिए मान लेते हैं 16 है और 24 है, इसका हमको SCF निकालना है। तो 16 और 24 का SCF की परिभाषा होता है कि वैसी संख्या लीजिए जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और ये दोनों को विभाजित कर दे। हम एक से देखते हैं कि क्या एक जो है दोनों को विभाजित करता है, तो एक जो है 16 को विभाजित करता है, 24 को भी करता है। चलिए एक ठीक है। 2 है तो 2 से ये भी कटता है ये भी कटता है, ठीक है। 3 से ये कटता है लेकिन 16 नहीं कटता है, नहीं होगा। 4 से ये कटता है ये भी कटता है, 4 हो जाएगा। 5 से नहीं कटता है। 6 से ये तो कटता है लेकिन ये नहीं कटता है। 7 से ये नहीं कटता है, 7 से ये भी नहीं कटता है। 8 से ये कटता है, 8 दूनी 16 और 8 हो जाएगा। 9 होगा नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 से ये तो कटता है लेकिन ये नहीं कटता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 अब नहीं होगा। मतलब अब इस 4 संख्या ही ऐसे हैं जो दोनों संख्याओं से कट सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा है 8, तो यही संख्या जो है वो मसा कहलाएगी। माने इन दोनों को काटने वाली वैसी संख्या जो सबसे बड़ी हो वही दोनों संख्याओं के लिए मसा होती है। अगर मान लीजिए कि 16 लीटर का कोई दूध का एक पात्र हो और एक पात्र 24 लीटर का हो और हम 8 लीटर के पात्र से 8 लीटर का नाप से ये दोनों में अगर दूध दें तो ये 2 बार दूध देंगे तो 8 दूना 16, माने 8 लीटर का दूध में 2 बार अगर देंगे तो ये पूरा भर जाएगा। और वही 8 वाला नाप का पात्र होगा, उससे हम अगर इसमें 3 बार दूध देंगे तो 8 या 24 नापा जाएगा, पूरा भर जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझें कि 2 पात्र 250 लीटर 425 लीटर का है और महत्तम धारिता क्या होगी, वह नाप क्या होगी जो इसको भी भर दे इसको भी भर दे। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों का मसा निकालने के लिए सिर्फ कर रहा है। मतलब आपको करना क्या है कि आंसर में आपको 250 और 425 का मसा निकाल देना है। तो मसा निकालने के लिए आपको आता है 250 को इधर रखिए, बड़ी संख्या को इधर रखिए, भाग विधि से मसा निकाल दीजिए। 2.5 को हम 2 25 एक बार में ही लगेगा, 250 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब 175 है, इसको 250 लगाएंगे, एक बार में ही लगेगा, 175 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। 7 हो गया, 7 हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे 175, 2 बार में लगेगा, 150 हो जाएगा, घट जाएगा 25 होगा। 25 को 75 को लगाएंगे 3 बार में, 75 कट जाएगा। तो ये जो 25 आया मेरा मसा आया वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 लीटर, क्योंकि 25 लीटर का जो माप होगा वो 250 लीटर के टंकी को 250 लीटर को भी माप देगा और 425 लीटर को भी माप देगा। इससे बड़ा कोई माप नहीं हो सकता है पात्र का। और यही क्वेश्चन जो है इसी तरह का क्वेश्चन 5 भी है। 5 देख लीजिएगा क्वेश्चन, उसमें भी यही कह रहा है, ठीक है। उसमें भी मसा निकालना है, आप आराम से मसा निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 6 में।
देखिए इसमें एक कह रहा है कि एक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। एक आयताकार, आयत मतलब आप समझते हैं इस तरह का आयत है, इसमें कह रहा है कि लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्श की जो लंबाई है उसको हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो 16 मीटर, सेंटीमीटर जो है, मीटर को सेंटीमीटर में जब हम बदलते हैं तो 100 से गुना हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ये आपका लंबाई चौड़ाई जो है इसको भी हम मीटर में बदल देते हैं, 8 में हम इसको 100 से गुना करेंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 32 हो गया, 832 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में। मतलब हम इसको अब लिख सकते हैं 1658 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 832 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करते हैं कि चूँकि हमको जो वर्गाकार टाइल का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका मासा निकालना पड़ेगा हमको। तो इसका मासा निकालेंगे तो एक टाइल जो होता है उसका हमारा मतलब एक टाइल के बारे में मेरा निकल जाएगा। तो मासा निकालने के लिए मासा किसका निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई का आपका हो गया 1658 और 832। इसमें छोटी संख्या 832 है तो 832 को इधर रखेंगे, 1658 को इधर रखेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं, 2 बार में लगा के नहीं लगेगा, 1 बार में ही लगेगा। इसका हो जाएगा 832, इसको घटा के देखते हैं, घटाएंगे तो इसका 6 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 826। फिर 826 को हम इधर रखेंगे, इधर 832 को रखते हैं, 1 बार में ही लगेगा 826। इसको जब हम घटा के देखते हैं तो ये 6 हो जाता है और ये आपका कुछ भी नहीं होगा। अब 6 को जब 826 से लगा के देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा, 1 से लगेगा 6 हो गया, इधर आपका 2 बच गया, फिर 2 उतार देते हैं, छोटिया 18 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, 6 7 42, 7 से मान लीजिएगा 42, इसको घटाएंगे 4 आ जाएगा। जब 4 को यहाँ 6 से लगाएंगे, 1 बार में लगेगा तो ये आपका हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे 2 होगा, 2 को लगाएंगे 2 दूना 4। मतलब मेरा मासा जो है HCF ये दोनों का आया 4। मतलब कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि हमारा जो टाइल निकला उस टाइल का एक भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर का होगा। वर्गाकार टाइल की जो मेरा भुजा होगा वो मेरा 2 निकला। अब हमको निकालना है क्या, संख्या। संख्या के लिए क्या करना होगा कि आयताकार फर्श जो है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा और वर्गाकार टाइल जो है इसका भी क्षेत्रफल में भागा देना होगा, तब हमको निकल जाएगा संख्या। फर्श का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है, वर्ग की भुजा होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। लंबाई हम देख लेते हैं, लंबाई कितना था 1658, 1658 ये आपको 832 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो गया आपका 2 × 2। अब इसको हम भाग दे के देख लेते हैं, इसको 2 से भाग देंगे 416, 16 दूना 32, ये ठीक हो गया। इसको फिर 2 से देंगे, ये आपको हो गया 208। मतलब 1658 को हम जब 208 से गुना करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा, देख लीजिएगा करके। 864 ये जो है संख्या निकल जाएगा टाइल की संख्या।
मतलब कोई भी संख्या निकालना हो तो क्षेत्रफल, जो बड़ा क्षेत्रफल है उसको छोटा क्षेत्रफल से भागा दिया जाता है। तो बड़ा क्षेत्रफल आयताकार फर्श है, छोटा क्षेत्रफल जो है वर्ग है, वर्गाकार टाइल है, तो दोनों का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा, जो संख्या आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से के.सी. सिन्हा बुक का जो पहला एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज जो है पूरा हुआ। इसके बाद भी आपको अगर लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे कठिन आपको लग रहा है, जो आपसे नहीं बने, तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पर या इसी पर भी अगला वीडियो में आपको वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना है उसको बना करके मैं आपको दूंगा।